नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर के वाई पीसीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार, आपके लिए लेकर आया हूं आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के साथ पीएसआई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेज। दोस्तों, हमारी जो क्लासेज चल रही थी उसमें हमारी क्लास संस्कृति चल रही थी, उसके बाद हमारी राजस्थान पॉलिटी चल रही थी और शाम को 8 बजे दर्शन शास्त्र चल रही थी, जो कि सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर होता है एसएसटी का, उसके हिसाब से महत्वपूर्ण क्लास थी। दोस्तों, हमारी जो राजस्थान पॉलिटी चल रही थी इसमें हमने पढ़ा दिया था राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव। उसके साथ ही हमने शुरू किया था हमारा जो टॉपिक था राजस्थान का पंचायती राज। राजस्थान के पंचायती राज में देख लिया था कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा क्या दे रखा है, यानी कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 तक हमने देखा था कि इस अनुच्छेद से संबंधित इसमें क्या प्रावधान है। अब जो नेक्स्ट देखेंगे हम, तो उस अनुच्छेद में हम देखेंगे कि जो पंचायती राज विभाग है, यानी पंचायती राज संस्थाओं को जो शक्तियां दी गई है वो कौन से अनुच्छेद के हिसाब से दी गई है और क्या क्या दी गई है और कितने विषय उनको दिए गए हैं, उनके बारे में एक एक करके हम जानकारी लेंगे। आप भी अपने नोट्स बनाते रहे साथ में, तो आपके पास उस हिसाब से आपके पास मैटर तैयार हो जाएगा, आप बाद में रिवीजन कर सकोगे। जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो इतनी गहराई से लेकर चल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आया हुआ है या क्वेश्चन आने की संभावना है, वो शायद ही हमारे टॉपिक से बाहर जाए। तो हम संपूर्ण सब जो इनका मैटर है, जो टॉपिक से संबंधित संपूर्ण मैटर है, उसको हम गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। आप हमने जो भी पहले मिलान किया था, आप भी देखना कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से निकाले गए हैं, इसी टॉपिक से आए हैं। जो हमने बोर्ड पे लिखा है, अनुच्छेद बताया, उन्हीं अनुच्छेद से पूछे भी गए हैं और जो आने वाले क्वेश्चन है उनकी भी संभावना इन्हीं टॉपिक से होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पंचायती राज विभाग में अनुच्छेद 243 जी के बारे में पढ़ेंगे। बताया ना मैंने कल आपको, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 वो तक मैंने विस्तार से आपको बताया था कि कौन से अनुच्छेद में क्या देगा रखा है, क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद जो 243 जी है उसमें पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के बारे में दे रखा है, तो उनको हम पढ़ेंगे। पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां हम पढ़ेंगे पंचायती राज में। आज पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां क्या क्या है। पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां शक्तियां जो पंचायती राज संस्था है उनमें क्या क्या शक्तियां उनको दे रखी है, वित्तीय शक्तियां क्या है और कौन कौन से विषय उनको दे रखे हैं, कौन से विषय कितने प्रकार के विषय हैं, और एक से लगाकर जो भी विषय दे रखे हैं उनको हम डिटेल से जानकारी लेंगे उनके, क्योंकि विषय जो विषय होते हैं जो पंचायती राज को दिए गए हैं उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, आया भी हुआ है, पूछा गया है कि शिक्षा, एक बार पूछा गया था कि शिक्षा कौन से संस्थाओं से संबंधित है या किस सूची का विषय है। ये तो पूछा गया था अनुसूची के संदर्भ में, लेकिन ये पूछा गया था कि जो पंचायती राज के विषय हैं उनमें कौन सा विषय नहीं है। तो जो 29 विषय हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में एक एक रूप से देखेंगे, उनको लिखेंगे और जो पंचायती राज की जो भी शक्तियां है उनके बारे में हम देखेंगे और साथ के साथ बोर्ड पर लिखेंगे। आप भी अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए। तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायती राज संस्थाओं का, उनमें अधिकतम कितने कार्य दिए गए। तो अधिकतम जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज संस्थाओं को कार्य दिए गए वो थे 29 कार्य। कितने कार्य थे? 29 कार्य। अब वो 29 कार्य कौन कौन से थे उनको भी देखेंगे हम। उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पंचायती राज संस्थाओं को दिया हुआ नहीं है या नहीं दिया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो उनके कार्य देखेंगे हम, 29 कार्यों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो देखेंगे हम। उसके बाद में देखेंगे कि जो राज्य विधानमंडल होता है उनकी इच्छाओं पर क्या छोड़ा गया कि 29 कार्य
कौन देता है और इनको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो ये किसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम 29 कार्य। जो 29 कार्य होते हैं 33 संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए कार्य हैं। 29 कार्य ये विधानमंडल की इच्छाओं पर छोड़े गए हैं। विधानमंडल चाहे तो इसको कम कर सकती है और विधानमंडल चाहे तो इसको बढ़ा भी सकती है। तो जो वर्तमान में 29 कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? वर्तमान में 29 कार्य वो कौन कौन से हैं? तो 73वें, पहले लिख लेते हैं, 73वें संविधान 33वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज या फिर पंचायतों को, पंचायती राज हो या फिर पंचायतों को या पंचायती राज संस्थाओं को पंचायती राज संस्थाओं को 29 प्रकार के कार्य दिए गए। कार्य दिए गए। इन कार्यों को कम करना, इन कार्यों की संख्या बढ़ाना, इस कार्यों की संख्या कम करना किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी विधानमंडल के ऊपर छोड़ा गया। घटाना या बढ़ाना, विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ा गया। विधानमंडल चाहे तो इन कार्यों को बढ़ा भी सकती है और विधानमंडल चाहे तो इन कार्यों को घटा भी सकती है। अभी 29 कार्य कौन कौन से हैं इनके बारे में देखते हैं। तो मैं आपको बोलकर बता देता हूँ, लिखने में बहुत टाइम जाएगा हमारा, तो जो बोलकर बताऊं मैं कौन कौन से कार्य हैं। तो 29 कार्य कौन कौन से हैं आप लिखो। 29 कार्य में से पहला है कृषि। कौन सा है? पहला है कृषि। दूसरा है भूमि सुधार और मृदा संरक्षण। दूसरा कौन सा है? भूमि सुधार और मृदा संरक्षण। लिख लेते हैं, सही रहेगा लिखना। तो लिख लेते हैं कौन सा कार्य है पहला। 29 कार्य। पहला कौन सा है? पहला है कृषि। दूसरा, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है भूमि सुधार और मृदा संरक्षण। भूमि सुधार और मृदा संरक्षण। भूमि सुधार और मृदा संरक्षण। तीसरा कौन सा है? तीसरा, तीसरा कौन सा है? लघु सिंचाई और जल प्रबंधन या जल ग्रहण। लघु सिंचाई और जल प्रबंधन तीसरा है। लघु सिंचाई जल ग्रहण और जल प्रबंधन। ये तीसरा कार्य है। फोर्थ नंबर का कौन सा है? तो फोर्थ नंबर का कौन सा है? फोर्थ नंबर का है पशुपालन और डेयरी के साथ मुर्गी पालन। पशुपालन और डेयरी और मुर्गी पालन। पशुपालन, डेयरी पालन और मुर्गी पालन, ये फोर्थ नंबर का कार्य है।
पशुपालन, डेयरी व मुर्गी पालन। पशुपालन, डेयरी व मुर्गी पालन। 5वें नंबर का कौन सा है? 5वें नंबर का कौन सा है? तो 5वें नंबर का है इनमें मत्स्य पालन। 5वें नंबर का मत्स्य पालन। दोस्तों इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा कार्य पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है। तो नहीं है 3 दे देता है और 1 अलग देता है तो वो पूछता है, और या फिर 3 गलत अलग देता है और 1 इनमें से दे देता है तो वो पूछता है कौन सा संबंधित है और कौन सा संबंधित नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अब छठा कौन सा है? तो छठा है वन और वानिकी। वन और कृषि वानिकी। वन और वानिकी। 7वां नंबर का कौन सा है? 7वां नंबर का कौन सा है? तो वह है लघु वनों की उपज, यानी वनोपज। लघु प्रकार से वनोपज, वनों की उपज। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट कौन सा है? 8वां। तो 8वां है लघु उद्योग और जो उद्योग के लिए, लघु उद्योग और जो उद्योग होते हैं उनके लिए संस्करण, यानी उनके लिए नए नए विकास। लघु उद्योग और उनके लिए संस्करण। तो लघु उद्योग और संस्करण। संस्करण। 9वां कौन सा है? लघु उद्योग और संस्करण, प्रसंस्करण या संस्करण। 9वां कौन सा है? तो 9वां है खाद्य और ग्राम कुटीर उद्योग, यानी जो खाद्य उद्योग होते हैं, ग्रामीण स्तर या कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, उनको इस कार्य में रखा गया। तो खाद्य और ग्रामीण कुटीर उद्योग। खाद्य और ग्रामीण कुटीर उद्योग। खाद्य और ग्रामीण कुटीर उद्योग। 10वां नंबर का कौन सा कार्य है जो पंचायती राज में रखा गया? तो 10वां नंबर का कार्य है वो है ग्रामीण आवास। कौन सा है? ग्रामीण आवास। 10वां नंबर का कौन सा है? ग्रामीण आवास। ग्रामीण आवास। तो 10वां नंबर का कौन सा है? ग्रामीण आवास। अब 11वें नंबर का कौन सा है? तो 11वें नंबर का है पेयजल, यानी पीने के जल से संबंधित। तो 11वां है पेयजल। पेयजल। 12वां कौन सा कार्य है जो पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया? यानी 29 कार्य है, इनमें से 12वां कौन सा है? तो 12वां है ईंधन और चारा। कौन सा? ईंधन और चारा। ईंधन और चारा। 12वें नंबर का ईंधन और चारा, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से विशेष रूप से संबंधित होता है, ईंधन और चारा। अब 13वें नंबर का कौन सा है? तो 13वां नंबर का है सड़क और नालियां पुल, जो भी निर्माण होता है पंचायती राज संस्थाओं में, सड़क, नालियां और पुल, तो उनको 13वें नंबर के विषय के रूप में, 13वें नंबर के कार्य के रूप में रखा गया। 13वां कौन सा है? सड़क, सड़क, नालियां और पुल।
मतलब पुल का मतलब होता है ब्रिज, पुल का मतलब होता है ब्रिज बनाना। तो ये 13 नंबर का कार्य हो गया। अब 14 नंबर का कार्य कौन सा है? 14 नंबर का कार्य कौन सा है? तो 14 नंबर का कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी समान रूप से वितरण करना, ऐसी प्रक्रिया जिसमें समान रूप से वितरण किया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 14 नंबर का कौन सा है? क्या लिखता हूं मैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब नेक्स्ट कौन सा है 15 नंबर का? तो 15 का नंबर का है, तो 15 का जो नंबर है उसका उसमें सामुदायिक जो संपदा होती है, सामुदायिक संपदा होती है, मतलब जो पंचायत की संपदा होती है, जैसे पंचायत ने कहीं स्मारक बना रखा है, पंचायत ने कहीं आवास बना रखा है, रुकने की व्यवस्था बना रखी है, तो उनका रख रखाव, यानी जो सामुदायिक भवन होते हैं, सामुदायिक संपदा होती है, उनका रख रखाव, ये किसमें? ये 15 नंबर पे है। सामुदायिक संपदा का रख रखाव। ये जरूरी नहीं है कि पंचायत ने बनाई हो तो ही, वो सरकार की संपदा भी हो सकती है, सरकार के द्वारा बनाई गई संपदा भी हो सकती है। तो उन सबका रख रखाव किसके जिम्मे है? ये पंचायती राज संस्थाओं के जिम्मे है। अब नेक्स्ट कौन सा है? तो नेक्स्ट है जो 16 नंबर का है, वो जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के जो स्कूल होते हैं, उनको 16 नंबर के कार्य में रखा गया है, 16 नंबर के कार्य में रखा गया है, यानी शिक्षा से संबंधित है। कौन सा कार्य? 16 नंबर का। तो 16 में क्या है? शिक्षा। मैंने बताया ना, वो प्रीवियस एजुकेशन में आया हुआ है, ये शिक्षा का ही आया हुआ है, वो इसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा 29 विषय 29 कार्य में सम्मिलित है। तो 3 तो अलग दे दिए और एक ही दे दिया था, तो उसमें शिक्षा आंसर हुआ था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब 17 नंबर का कौन सा है? तो ये 17 नंबर का कार्य है, वो है एक तो तकनीकी प्रशिक्षण, जो तकनीकी प्रशिक्षण होता है वो देना, और व्यवसायिक कार्य सिखाना, व्यवसायिक प्रशिक्षण देना और कार्य सिखाना। तो व्यवसायिक प्रशिक्षण 17 में कौन सा है? तकनीकी और व्यवसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी और व्यवसायिक प्रशिक्षण। मतलब पंचायत स्तर पर जो भी महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनको कंप्यूटर कार्य सिखाना, ऐसा कार्य, ऐसा प्रशिक्षण देना जिससे उनको रोजगार की प्राप्ति हो सके। तो जो तकनीकी और व्यवसायिक प्रशिक्षण है, ये देना ग्राम पंचायत के कार्य में सम्मिलित किया गया। अब जो 18 नंबर का कौन सा कार्य है? तो 18 नंबर का कार्य कौन सा है? तो 18 नंबर का कार्य उनसे संबंधित है जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग अनपढ़ है उनको प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करना, ये 18 नंबर के कार्य में रखा गया, यानी प्रौढ़ शिक्षा या औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ और औपचारिक शिक्षा। प्रौढ़ या औपचारिक शिक्षा। अब नेक्स्ट कौन सा कार्य है? तो नेक्स्ट कार्य है पुस्तकालय, यानी हर पंचायत स्तर पर क्या होना चाहिए? कि पुस्तकालय होना चाहिए। नेक्स्ट कौन सा है? पुस्तकालय। पुस्तकालय। इसके बाद, इसके बाद कौन सा है? तो 20वां इसका कार्य है वो सांस्कृतिक गतिविधियां, यानी पंचायत स्तर पर पंचायत के द्वारा क्या करवानी चाहिए? सांस्कृतिक गतिविधियां भी करानी चाहिए।
तो 20वां है सांस्कृतिक गतिविधियां। सांस्कृतिक गतिविधियां करवाना। नेक्स्ट कौन सा है, 21 नंबर का कार्य है पंचायती राज संस्थाओं में। तो 21 नंबर का कार्य है वो है मेले का आयोजन करना। हाट यानी बाजार और मेले का आयोजन करवाना। पंचायत स्तर पर बाजार और मेले का आयोजन पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा करवाना, ये 29 कार्यों में से 21वें नंबर के कार्य में रखा गया। यानी हाट और मेले का आयोजन करवाना। हाट और मेले का आयोजन। हाट और मेले का आयोजन करवाना। नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट है स्वास्थ्य साफ सफाई अस्पताल। स्वास्थ्य साफ सफाई अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी की देख रेख करना या उनको विकसित करना। यानी स्वास्थ्य से संबंधित तो कौन सा, 22वां स्वास्थ्य यानी चिकित्सा। चिकित्सा से संबंधित है कौन सा, 22वां। अब नेक्स्ट कार्य कौन सा है, 23 नंबर का कौन सा है, तो नेक्स्ट है परिवार कल्याण। यानी जो गरीब परिवार हैं, जो बिल्कुल पिछड़े हुए परिवार हैं, उनका आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से कल्याण करना, ये किसका कार्य है, पंचायती राज संस्थाओं का कार्य, यानी परिवार का कल्याण करना। तो 23 नंबर पर क्या है, परिवार कल्याण। परिवार का कल्याण। नेक्स्ट और क्या कार्य इसके 24 नंबर पर, 23 देख लिया हमने, 29 देखने हैं पूरे। 24 नंबर पर क्या है, तो 24 नंबर पर है महिला और बाल विकास। यानी महिलाओं और बाल विकास में आंगनबाड़ी केंद्रों का रखरखाव करना, आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा उनमें सुविधाएं उपलब्ध करवाना, छोटे बच्चों की देखरेख करना, छोटे बच्चों को पूर्ण रूप से आहार देना, गर्भवती महिलाओं को आहार उपलब्ध करवाना, प्रतिदिन कैलोरी के हिसाब से उनके स्वास्थ्य की देखरेख के द्वारा उनका इलाज करना, उनको दवाएं देना, उनका टीका, उनके टीके लगवाना, ये सब क्या है, ये महिला और बाल विकास के कार्य हैं। जो कि जो 29 कार्य उनमें कौन से नंबर पर है, ये 24 नंबर पर। तो यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 24 नंबर। महिला और बाल विकास। बाल विकास, महिला और बाल विकास, ये कौन से नंबर का है, ये 24 नंबर का। 25 नंबर पे क्या है, तो 25 नंबर पे है जो विकलांग होते हैं, जो विभेदित होते हैं, मतलब अलग होते हैं, सामान्य पुरुष से अलग होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनका कल्याण करना। ये कौन सा है, ये 25 नंबर का कार्य है। तो विकलांग का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना, ये कौन से नंबर पर है, 25 नंबर पर। यानी विकलांग। अब विकलांग को हटाकर, इस शब्द को हटाकर इसकी जगह कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, दिव्यांग। कौन सा, दिव्यांग। क्योंकि ये विकलांग एक अभद्र शब्द के रूप में प्रतीत होता है, इसलिए इस शब्द की जगह सरकार ने कौन सा शब्द यूज करना प्रारंभ कर दिया, दिव्यांग। तो दिव्यांग और समाज कल्याण, समाज का कल्याण करना। दिव्यांग और समाज का कल्याण करना। नेक्स्ट कौन सा है, 26 नंबर पर कौन सा है, तो 26 नंबर पर है
26 नंबर पर जो एसटी एससी समुदाय होते हैं, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समुदाय होते हैं, उनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कल्याण करना, ये क्या है, ये भी जो पंचायती राज संस्था है इनके 29 कार्यों में रखा गया है। तो जो है एस टी एस सी और एस टी एस सी का कल्याण करना, एस टी एस सी का कल्याण या सहायता, कल्याण या सहायता उपलब्ध करवाना, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, इनका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कल्याण करना, ये पंचायती राज संस्थाओं के कार्य में मुख्य रूप से एक कार्य रखा गया। अब जो नेक्स्ट है 27 नंबर पर कौन सा कार्य है, तो वो कार्य है ग्रामीण और मतलब ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो बिजली की व्यवस्था है वो भी इसी के अंतर्गत रखा गया है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था करवाना, ये भी पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा एक कार्य के रूप में रखा गया। 26वां कार्य होगा पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था करवाना, यानी विद्युत की व्यवस्था करवाना। तो किससे संबंधित है, बिजली से संबंधित है। ग्रामीण ये भी किससे संबंधित है, ये भी 29 कार्यों से संबंधित है। अब जो 28 नंबर का कार्य कौन सा है, 28 नंबर का कार्य है, यानी जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनको बढ़ावा देना या उनका रख रखाव करना, ये भी हो सकता है। तो जो 28वां नंबर का कार्य है वो किससे संबंधित है, गैर ऊर्जा परंपरागत स्रोत से संबंधित है। गैर ऊर्जा परंपरागत स्रोत से संबंधित है। अब जो लास्ट एक जो कार्य बचा है वो कौन सा है तो वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, गरीबी उन्मूलन का, यानी गरीबी मिटाने का, गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन। तो दोस्तों ये जो 29 कार्य थे, ये राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं में जो 29 कार्य दिए गए थे वो इस प्रकार जो मैंने बताया लिखा है आपको। ये मुख्य रूप से ये 29 कार्य हैं दोस्तों, कहीं नहीं दे रखा कोई ऐसा शायद जैसे कोई सोर्स होगा जिसमें 29 कार्य दे रखे हैं, केवल ये बता रखा है कि कौन कितने कार्य हैं, बस 29 कार्य, लेकिन एक एक के बारे में नहीं बता रखा। तो दोस्तों अपने नोट्स में इनको भी नोट कीजिए, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला कार्य है कृषि, दूसरा है भूमि सुधार मृदा संरक्षण, तीसरा है लघु सिंचाई जलग्रहण, लघु सिंचाई जलग्रहण और जल प्रबंधन, चौथा कौन सा है पशुपालन डेयरी और मुर्गी पालन से संबंधित है, मत्स्य पालन 5वें नंबर का है, 6 नंबर का वन और वानिकी है, 7 नंबर का वनोपज है यानी वनों की उपज से संबंधित कार्य है, और 8 नंबर का है वो उद्योग है, लघु उद्योग और इनका प्रसंस्करण, लघु उद्योग और इनका प्रसंस्करण। प्रसंस्करण लघु उद्योग और इनका प्रसंस्करण। 9वां है खादी ग्रामीण कुटीर उद्योग से, 10वां ग्रामीण आवास से, 11वां पेयजल से, 12वां ईंधन चारे से, 13वां सड़क और नालियों और पुल के निर्माण से संबंधित है, जबकि 14 नंबर का है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है, 15 है वो सामुदायिक संपदा का रखरखाव है, इसके बाद नेक्स्ट है वो है शिक्षा 16 नंबर का, 17 नंबर का तकनीकी व्यवसाय प्रशिक्षण, 18 नंबर का है प्रौढ़ शिक्षा औपचारिक शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा मतलब होता है कि जो लोग बिल्कुल अनपढ़ है उनको उनके हस्ताक्षर
करने जितना शिक्षित करना, मतलब वो इतने शिक्षित हो जाए कि वो अपने हस्ताक्षर अपना नाम लिख सके। उनको प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी गई। यही है इसका प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य। इसके बाद में पुस्तकालय 19 नंबर पर, 20 नंबर पर सांस्कृतिक गतिविधियां पंचायत द्वारा समय समय पर सांस्कृतिक गतिविधियां भी करवाई जानी चाहिए। 21वां है हाट और मेले का आयोजन, यानी बाजार और मेले का आयोजन करवाना चाहिए। ये किसके द्वारा? पंचायती राज संस्था के द्वारा। 22वां है स्वास्थ्य चिकित्सा, 23वां है परिवार कल्याण, 24वां है जो वो है महिला बाल विकास। महिला बाल विकास में आपको पता है कि घर ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र होता है, उसी से संबंधित होता है महिला बाल विकास। 25वां दिव्यांग समाज, दिव्यांग और समाज का कल्याण, यानी जो विकलांग होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनका कल्याण और उसके साथ ही समाज का कल्याण भी इसके अंतर्गत रखा गया। और जो 26वां नंबर का है वह एसटी एसटी का कल्याण, यानी जो अनुसूचित जाति होती है और अनुसूचित जनजाति होती है, उनको आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक के साथ साथ शैक्षणिक रूप से भी उत्साहित करना, यानी प्रोत्साहन करना या फिर उनको सुविधा उपलब्ध करवाना। इसके बाद में 27वां है ग्रामीण क्षेत्र विद्युत की व्यवस्था। जो 28वां है वो गैर और ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनसे संबंधित कौन सा? 28वें नंबर का कार्य। और जो 29वें नंबर का कार्य है वो गरीबी उन्मूलन। तो दोस्तों ये 29 कार्य हो गए किसमें? पंचायती राज संस्थाओं में अपने 29 कार्य हो गए। तो ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं, कन्फर्म आते हैं और इनसे पूछे जाते हैं। अब जो है जो कार्य बताए मैंने 29 कार्य, ये मैंने बता दिए पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जो भी शक्तियां हैं वो इस क्षेत्र में प्राप्त है। इसके बाद में जो पंचायती राज संस्थाओं के जो वो क्या क्या अनुच्छेद है उनके बारे में पढ़ते हैं हम। और एक अधिनियम है पंचायती राज संस्थाओं का, वो भी हम पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं पैसा अधिनियम, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ेंगे हम कि पंचायती राज संस्थाओं में जो भी चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से जीत कर आते हैं या विजय जो निर्वाचित होकर आते हैं, जैसे सरपंच का चुनाव होता है पंचायती राज संस्थाओं में, वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होता है। अब जैसे सरपंच का चुनाव होता है तो वो अपने मतों से जीत कर आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी सीट पर बैठने, मतलब वो अपने सरपंच पद पर बैठने के बाद उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। किसके खिलाफ? सरपंच के खिलाफ। तो उसके ऊपर उसके खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, वो कब लाया जाता है, कितने समय अवधि के बाद लाया जाता है और कितने समय अवधि से पूर्व लाया जाता है, ये सब हम देखेंगे अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें। तो जो पंचायती राज संस्थाओं में जो सरपंच जो पद होते हैं उनमें अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार लाया जाता है और कब कब लाया जाता है? तो पंचायती राज संस्थाओं में अपना अविश्वास प्रस्ताव, ये अपना क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक। ये मैंने कार्य आपको लिखवा दिए, आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे अपने नोटबुक में। इन पंचायती राज संस्थाओं में अविश्वास प्रस्ताव, सरपंच के खिलाफ किस प्रकार उनको उसको उठाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, ये भी हम देखेंगे। और कितने समय के बाद लाया जाता है और किस प्रकार लाया जाता है, कितने सदस्य होने चाहिए तब लाया जाता है, ये सब हम देखेंगे डिटेल से। तो जो राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था उसमें अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव।
तो दोस्तों, ये अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? तो जब मतदान होते हैं और वो जो अपने पद के लिए निर्वाचित होकर आता है पंचायत में, पद धारण करता है, तो उसके बाद सरपंच पद का जो निर्वहन कार्य करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो वार्ड पंच होते हैं उनसे, जो सरपंच होता है उससे असंतुष्ट होते हैं। उनका जो मेल, जो उनका, जो भी उनके नियम है या फिर जो भी उनके साइकोलॉजी स्तर पर जो भी उनका जो फैसले लेने का जो भी निर्णय होता है वो मेल नहीं खाता। इस प्रकार उन आपसी फुट चलने के कारण उनमें अप्रस्ताव की भावना उत्पन्न होती है। अब अप्रस्ताव कब लाया जा सकता है? तो जब जो पंचायती राज विभाग में एक बार अगर निर्वाचित हो जाता है तो 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, जैसे सरपंच आज बन गया तो आज की तारीख से लेकर 2 वर्ष तक उसके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यानी जैसे सरपंच आज निर्वाचित होता है तो आज से लेकर 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता सरपंच के खिलाफ। यानी एक बार निर्वाचित होने के बाद 2 वर्ष तक, 2 साल तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यानी उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। और जब 2 साल हो जाता है, उसके कार्यकाल का 2 साल हो जाता है, तो फिर अप्रस्ताव किस प्रकार लाया जा सकता है? कितने सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद पहले बार तो 2 साल तक लाया नहीं जा सकता, और 2 साल के बाद भी हम लाते हैं तो 1/3 यानी 1/3 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। अगर 1/3 सदस्य का समर्थन है तो ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, अन्यथा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 1/3 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। इसके बाद में, और इस जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसे प्रस्तावित करने के लिए, यानी इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है? तो इसे पारित करने के लिए 3/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए 3/4 सदस्य
3/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, तो ही इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। इसके बाद में और क्या है, और अगर जब 3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो उसके बाद जो पद होता है उसे उसे उस पद से हटना पड़ता है, यानी उसे उस पद को खाली करना ही पड़ता है, उस पद से उसे त्याग पत्र देना पड़ता है, और इसके बाद ही उसे त्याग पत्र देना होगा। पद से हटाया जाएगा, हटाया जाएगा, उसे पद से हटाया जाएगा। और जैसे हमने 2 वर्ष बाद तो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, लेकिन इसमें ये एक और नियम है कि जब अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं हम, तो जो उसका कार्यकाल का जो अंतिम समय है, अगर वो अंतिम समय 1 वर्ष है तो विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, यानी कार्यकाल के अंतिम 1 वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। कार्यकाल अंतिम 1 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं नहीं लाया जा सकता, यानी जब उसका कार्यकाल अगर 1 साल ही बाकी बचा है तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यानी जो 5 साल का उसका कार्यकाल होता है तो पूरे कार्यकाल में मात्र 2 ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। एक तो जब वो निर्वाचित होता है तो उससे लेकर 2 साल तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, और एक होता है कि जब उसका जो कार्यकाल का अंतिम समय 1 वर्ष है तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, लेकिन बीच में उसके खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। लिख लो, ये भी लिख लो। यानी 2 बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक तो जब से वो निर्वाचित हुआ तब से लेकर 2 साल तक यहाँ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, और एक जहां इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है उससे 1 साल पहले तक इसको इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। लेकिन 1 और 2 ये तो 3 साल हो गए, बचे 2 साल, तो केवल 2 साल ही उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, यानी बीच में उसके खिलाफ 2 बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये रहा जो पंचायती राज संस्थाओं में अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया का उल्लेख। क्या क्या था, तो निर्वाचित होने के 2 वर्ष के बाद उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, 2 वर्ष बाद तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, या 2 वर्ष तक, बाद तक नहीं, 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 2 वर्ष के पश्चात
अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसमें 1/3 यानी 1/3 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए फिर इस प्रस्ताव जो प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसे पारित करने के लिए 3/4 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। कार्यकाल के अंतिम 1 वर्ष में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अगर जैसे उसके खिलाफ 2 वर्ष पश्चात हम जो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और हम जो सारी प्रक्रिया इसको पूर्ण करते हैं, एक तिहाई सदस्य से समर्थन से उसे प्रस्ताव को पारित करवाते हैं, 2/3 सॉरी 1/3 सदस्य से उसके समर्थन को हम अविश्वास प्रस्ताव को लाते हैं और 3/4 सदस्यों के माध्यम से उसे पारित करवाते हैं, तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। कार्यकाल के अंतिम 1 वर्ष में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और उसके खिलाफ केवल 2 ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पैसा अधिनियम। क्या होगा? जो कि पंचायती राज से संबंधित है। पैसा अधिनियम, पैसा एक्ट बोलते हैं उसे, पैसा अधिनियम। जो भी पॉइंट लिखवा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से लिखवा रहा हूं मैं कि इनमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो इनसे बाहर नहीं जाए। आप भी अपने नोट्स में साथ के साथ लिखते रहो जिससे आपके पास भी ऐसे नोट्स उपलब्ध हो जाएं कि आपको केवल उनका रिवीजन ही करना पड़े और ये सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट है। अब जो पैसा एक्ट है ये किससे संबंधित है, कब लाया गया और इसमें क्या क्या बताया गया है, कौन कौन से राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से राज्यों पर ये लागू होता है, कौन कौन से राज्यों पर ये लागू नहीं होता, इसकी क्या प्रक्रिया है और इसका जो भी एक्ट है ये कब बना, कब लागू हुआ, तो ये हम देखेंगे डिटेल से। ये हम देखेंगे डिटेल से। 1 मिनट। हाँ, तो हम देखेंगे पैसा एक्ट। दोस्तों पैसा का मतलब होता है, पैसा की फुल फॉर्म भी लिखेंगे, पैसा के बारे में जानेंगे सही इसका क्या फुल फॉर्म है, क्या इसमें दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा टॉपिक पैसा एक्ट, जो कि पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है। पैसा, पैसा अधिनियम एक्ट, या पैसा अधिनियम। दोस्तों पैसा, पैसा की फुल फॉर्म होती है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज। पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंग्लिश में नहीं, वैसे लिखता हूं मैं देवनागरी लिपि में। पंचायत एक्सटेंशन टेशनल शेड्यूल एरियाज। एरिया, पंचायत एक्सटेंशनल शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरिया, ये इसकी क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। एक्सटेंशनल से लिख लो और दिखाएंगे। एक्सटेंशनल शेड्यूल एरियाज, तो ये इसकी क्या हो गई? इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब इसका अधिनियम ये कब पारित हुआ, यानी ये अधिनियम कब बनाया गया? तो ये जो अधिनियम है ये
96 को लाया गया। कब लाया गया ये? 1996 को। ये अधिनियम कब लाया गया? 1996। अब इसका उद्देश्य क्या रहा, क्यों लाया गया ये अधिनियम क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या रहा, क्या उद्देश्य रहा इसका, इस अधिनियम का क्या उद्देश्य रहा? तो ये अधिनियम जनजातियों के प्रसार के लिए लाया गया, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति होती है उसके प्रसार के लिए, यानी उससे संबंधित ये अधिनियम लाया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रसार से संबंधित, अनुसूचित जाति और जनजाति किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रसार के कल्याण से संबंधित ये अधिनियम लाया गया। अब ये अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? तो पैसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया। यानी समिति कौन सी थी? दिलीप सिंह भूरिया। किसने सिफारिश की? दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर। दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम लाया गया। दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम लाया गया। कौन सा? पैसा एक्ट। पैसा एक्ट लाया गया। और ये अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह अधिनियम 30 सितंबर 1996 को, यानी 1996 को लागू हुआ। यानी लागू कब हुआ ये? 30 सितंबर 1996 को यह अधिनियम लागू हुआ। यह अधिनियम लागू हुआ। अब ये लागू तो हो गया, लेकिन किन किन राज्यों में, यानी देश के कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें यह अधिनियम लागू हुआ? तो देश के 10 राज्यों में यह अधिनियम लागू हुआ। कितने राज्य में? 10 राज्यों में। 10 राज्य में कौन कौन से राज्य थे जिनमें यह अधिनियम लागू हुआ, वो भी देखते हैं। 10 राज्यों में लागू हुआ। 10 राज्यों में। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। अभी 10 राज्य कौन कौन से थे जिनमें लागू हुआ, जिनमें यह अधिनियम लागू हुआ? कौन कौन से थे? तो वो थे राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना। तो लिख लेते हैं उन कौन कौन से थे। तो पहले राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड 1 2 3 4 5 6 7 हो गए झारखंड। झारखंड के बाद
उड़ीसा। उड़ीसा के बाद तेलंगाना। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कौन सा रहेगा एक? और रहेगा हिमाचल प्रदेश। तो ये 10 राज्य ऐसे थे जिनमें ये पैसा एक्ट लागू हुआ। क्या उद्देश्य था इसका? तो जो एस टी एस सी के लोग हैं उनका सामाजिक कल्याण करना, उनको प्रसार करना, उनको सहायता देना, उनको आर्थिक रूप से समृद्ध करना, शैक्षणिक रूप से उनको उनका उत्थान करना। तो ये उनके लिए था। एस टी एस सी के जो लोग थे, एस सी एस टी के समुदाय के लिए ये एक्ट बनाया गया। कौन सा? पैसा एक्ट। कब हुआ ये 1996 में लाया गया। और कब लागू हुआ? तो ये 30 सितंबर 1996 को लागू हुआ। तो ये राज्य थे जो जिनमें ये एक्ट लागू हुआ। कौन सा? पैसा एक्ट लागू हुआ। अब इसे देखते हैं राजस्थान में, क्योंकि हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से जिलों में ये लागू हुआ? राजस्थान में कौन कौन से जिलों में ये लागू हुआ? तो यहां देख लेते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कौन कौन से जिलों में ये एक्ट लागू हुआ? तो सबसे पहले देखते हैं हम राजसमंद, उदयपुर। जो भी शेड्यूल कास्ट के, जो भी एस टी एस सी के जो एरियाज हैं उनमें ये लागू हुआ। तो हमें पता है कि जो दक्षिण राजस्थान का जो दक्षिणी साइड है उसमें शेड्यूल कास्ट एरियाज ज्यादा हैं। तो वहां लगभग वहां के जिले होंगे जो इसमें सम्मिलित होंगे, जिनमें ये एक्ट लागू होगा। तो देखते हैं। तो राजस्थान में जो होगा जिला वो होगा राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही और पाली। ये 8 जिले ऐसे हैं जिनमें पैसा एक्ट लागू किया गया। कौन कौन से हैं? राजस्थान में राजसमंद, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही, पाली। 1 2 3 4 5 6 7। सिरोही, पाली। और एक कौन सा रह गया? चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। तो ये 8 जिले ऐसे हुए राजस्थान में जिनमें ये पैसा एक्ट लागू हुआ। इन 8 जिलों में पैसा एक्ट लागू हुआ। तो राजस्थान में किसी पूछ सकता है कि राजस्थान में कितने जिलों में पैसा एक्ट लागू है? तो कितने जिलों में? 8 जिलों में। कौन कौन से जिले हैं ये भी पूछ सकता है। तो राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, सिरोही और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो ये जिले ऐसे हैं जिनमें पैसा एक्ट लागू हुआ, जिनमें पैसा एक्ट लागू हुआ। तो मैंने बताया आपको कि कितने देश में, तो कितने राज्यों में हुए? 10 राज्यों में हुए। और राजस्थान में कितने जिलों में लागू हुआ? ये 8 जिलों में लागू हुआ। अब इसके उद्देश्य क्या क्या थे? इसका मेन उद्देश्य तो देख लिया हमने कि एस टी एस सी के जो भी लोग हैं उनका प्रसार, उनका विकास करना। लेकिन और क्या उद्देश्य थे इसके? तो इसको मिटाकर अगले वाले पेज पे लिखते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो इनको। इसके और उद्देश्य क्या क्या हुए ध्यान रखना। एक तो दिलीप सिंह भूरिया समिति, और एक राजस्थान के जिले कितने हैं, राज्य कितने राज्यों में लागू हुआ, कब लागू हुआ, और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है पंचायती रेसिडेंशियल शेड्यूल एरियाज, यानी पंचायती अधिनियम। क्या बोलते हैं इसको? शेड्यूल एरियाज, यानी पंचायती जन
अनुसूचित जाति और जनजाति प्रसार अधिनियम भी बोलते हैं इसको, अनुसूचित जाति और जनजाति प्रसार अधिनियम भी कहा जाता है इसे। अब इसके प्रमुख और क्या क्या उद्देश्य थे वो देख लेते हैं। क्या उद्देश्य रहे इसके, और इसके क्या उद्देश्य रहे? तो इसका पहला उद्देश्य ये था कि जो जनजातीय लोग हैं, जो एसटी एससी के लोग हैं, उन लोगों को स्वशासन प्रदान करना। क्या उद्देश्य था? एसटी एससी के लोगों को, जो जनजातीय लोग हैं, उनको स्वशासन प्रदान करना। स्वशासन प्रदान करना, स्वशासन प्रदान करना इसका उद्देश्य रखा गया। इसके बाद में ये बताया गया इसमें कि जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उनके अनुरूप संवैधानिक यानी उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा तैयार करना। पारंपरिक व्यवस्थाओं के अनुरूप उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा तैयार करना। पारंपरिक यानी जो जनजातीय लोगों की जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उनके अनुरूप प्रशासनिक ढांचा या प्रशासन का ढांचा तैयार करना इसका उद्देश्य रखा गया। पारंपरिक व्यवस्थाओं के अनुरूप प्रशासनिक ढांचा तैयार करना। प्रशासनिक ढांचा तैयार करना इसका उद्देश्य रखा गया। इसके बाद में और क्या था? तो जो आदिवासी जनजातियां हैं, आदिवासी जनजातियां हैं, उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों का संरक्षण करना। आदिवासी जनजातियों की परंपराओं और रीति रिवाजों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य रखा गया। आदिवासी जनजातियों के रीति रिवाजों आदिवासी जनजाति के रीति रिवाजों और परंपराओं का संरक्षण करना, और परंपराओं का संरक्षण करना, इसका उद्देश्य रखा गया। किसका? पेसा एक्ट का। पेसा एक्ट का उद्देश्य रखा गया। और क्या उद्देश्य थे इसके? तो जो अनुसूचित जनजाति हैं उनका ग्राम सभाओं में और ग्राम प्रशासन में जो भी गतिविधियां होती है उनका केंद्र बनाना। यानी जो जनजाति होती है उनको ग्राम सभा और ग्राम पंचायत प्रशासन होता है उनमें जो भी गतिविधियां होती है उनका केंद्र बनाना। ये क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था। यानी लोकतंत्र के साथ ग्राम प्रशासन और ग्राम सभा में होने वाली गतिविधियों का केंद्र बनाया जाए। किसे? शेड्यूल कास्ट को। लोकतंत्र
में, लोकतंत्र में या लोकतंत्र के साथ, लोकतंत्र के साथ, ग्राम प्रसार, ग्राम प्रशासन, और ये और लिख लो, ग्राम सभा में होने वाली गतिविधियों का केंद्र बनाया जाए, गतिविधियों दोस्तों मैं एग्जाम देने गया था बांसवाड़ा। वहाँ एक है मोर की खूंड ऐसा नाम है वहाँ। तो वहाँ एक स्कूल थी, वहाँ एग्जाम सेंटर आया था मेरा। तो जब मैं रेलवे स्टेशन पर था, रेलवे स्टेशन में सिर्फ बस स्टैंड पे था मैं, तब मैंने देखा है कि वहाँ जो बांसवाड़ा में जो आदिवासी जनजाति है उनका पहनावा कैसा है। तो जो पुरुष था वो सफेद रंग की अपनी धोती पहन रखा था, लेकिन उस पर कैसे क्या थे, उस पर जो कलाकारी की हुई थी वो कैसी थी, वो एक धागे के माध्यम से कसीदाकारी की हुई थी और उस पर फूल बने हुए थे। उस पर क्या फूल बने हुए थे, पूरी धोती पहनते हैं ना नीचे सफेद, उस पर बड़े बड़े मोर की आकृति के फूल बने हुए थे। और उसके हाथ में एक तीर कमान था और एक में लकड़ी बोलते हैं उसे, वो थी। मैंने उसको देखा और मैं उसको देख रहा था, वो भी मुझे देख रहा था। वो ऐसे देख रहा था कि ये क्या देख रहा है मुझे, उसका ये था सोच, पता नहीं क्यों देख रहा है। और मैं देख रहा था, उससे नहीं देख रहा था, मैं उसके पहनावे को देख रहा था कि किस तरह का पहनावा है। फिर वो देखते देखते वो मेरे पास आया, तो फिर भी मुड़ के बस में जाके बैठ गया। तो इस प्रकार उनके पहनावा के बारे में बताया गया है। तो जो उनके रीति रिवाज है, उनकी परंपराएं हैं, उनको संरक्षित करना ये भी इसका उद्देश्य रखा गया। और इन लोगों को गतिविधियां जो भी पंचायत प्रशासन में होती है, पंचायत ग्राम सभा में होती है, उनका केंद्र बनाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया, किसका, पैसा एक्ट का रखा गया। अब ये अधिनियम अप्रभावी हुआ, क्यों, इसके क्या कारण हुए कि प्रभावी नहीं हुआ, अप्रभावी होने के कारण क्या क्या थे। तो एक तो ग्राम सभा की जो कमजोर स्थिति, ग्राम सभा की कमजोर स्थिति थी, वो इसका अप्रभावी होने का कारण था। जो पैसा एक्ट था इससे प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया, क्यों, क्या कारण रही। तो एक तो जो ग्राम सभा थी, ग्राम पंचायत थी, उसकी कमजोर स्थिति, यानी उसके पास इतना वित्तीय धन नहीं था कि वो इस क्षेत्र में काम कर सके, इन लोगों के उत्थान के लिए कुछ विकास करा सके या फिर इनको सुविधा या इनका कल्याण कर सके। तो ग्राम सभा की जो ग्राम पंचायत है उसकी कमजोर स्थिति भी इसका एक कारण रही, अप्रभावी होने का कारण रही। दूसरी क्या थी, तो मैंने बताया वही वित्तीय साधनों की कमी थी। पंचायत स्तर पर वित्तीय साधन इतने उपलब्ध नहीं थे कि उनके पास इतना पर्याप्त मात्रा में धन हो कि वो एसटी एससी की जो भी जनजाति समुदाय है उनका उत्थान कर सके। तो और तीसरी क्या थी, तो नौकरशाही द्वारा अत्यधिक नियंत्रण, मतलब नौकरशाही मतलब उन ग्राम पंचायतों के ऊपर इतना प्रभाव था ऊपर से कि इस एरिया इस फील्ड में उनको जाने का मौका ही नहीं मिल पाया। उनको उनका अलग जो कार्य था, जो भी इस जनजातियों से संबंधित हटकर, वो भी समय पर पूरा नहीं हो पाया। यानी नौकरशाही की जबरदस्त पकड़ थी इसमें ग्राम पंचायतों के ऊपर, इस वजह से उन ग्राम पंचायतों का इस एक्ट पर ध्यान ही नहीं गया। तीसरा क्या था, तो वित्तीय अधिकारी, जो वित्तीय अधिकारी होते हैं उनकी उनके द्वारा जो भी वित्त दिया गया, तो वो उनकी इच्छा के ऊपर दिया गया कि इस फील्ड में आपको इतना खर्च करना है। तो इस पैसा एक्ट को अप्रभावी होने का सबसे बड़ा कारण वित्तीय संसाधन था। ग्राम पंचायतों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी थी, इस कारण इस अधिनियम में को लागू नहीं कर पाए। यही कारण था कि ये अप्रभावी रहा। तो दोस्तों हमारा जो भी था, जो पंचायती राज में था, वो हमने पढ़ा, पैसा एक्ट पढ़ा, 29 कार्य पढ़े उसके पंचायत राज के। अब हम देखेंगे कि जो पंचायती राज स्तर पर चुनाव होते हैं वो किस प्रकार होते हैं,
चुनाव कौन करवाता है और शपथ कौन दिलाता है, जैसे सरपंच को, प्रधान को और जिला परिषद को। सदस्य को शपथ कौन दिलाता है, सरपंच, जिला परिषद, प्रधान। ये सब त्याग पत्र किसको किसको देते हैं, वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे देता है, कितना कार्यकाल होता है इसका, कितना आरक्षण प्राप्त होता है इनको, और वर्तमान संख्या कितनी है, इनकी आयु कितनी है और इनकी योग्यता क्या क्या है। तो ये हम सारी डिटेल पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था में। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है